इस जग की पालनहारनी, नारी तू नारायणी। खबर भारत की इस खास प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को महिला दिवस की अनेक शुभकामनाएं। पुरुष ने जीतने के लिए ज्ञान रचा, तर्क रचे, ग्रंथ रचे, धर्म रचे, युद्ध रचे। उसने समंदर जीता, आसमान जीता, धरती जीती। स्त्री ने करुणा रची और पुरुष को जीत लिया। महिलाओं के प्रति हम सबकी सोच और नजरिए में पिछले कुछ दशकों में गजब का सकारात्मक बदलाव आया। पर इन बदलावों का मतलब ये नहीं है कि पुरुष और महिलाएं बराबरी पर पहुंच गए हैं। समानता की लड़ाई अभी काफी लंबी चलनी है। दुनिया के कई देशों में आज भी महिलाएं अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही हैं। इनमें अपना देश भारत भी शामिल है। लेकिन उन उदाहरणों की भी सराहना करनी होगी जिन्होंने भीड़ में एक अलग पहचान बनाकर दूसरी महिलाओं को प्रेरित किया। आज हम जिन सशक्त महिलाओं से आपको मिलवाने जा रहे हैं, उनमें कोई जानी मानी कवित्री होंगी, तो कोई समाज सेविका, कोई तहसीलदार के पद पर बैठकर लोगों की समस्याओं को सुन रही हैं, तो कोई कृषि सखी बनकर महिलाओं की मदद कर रही हैं। तो पहली चर्चा होगी मणिमाला त्रिपाठी की। व्याख्याता है, कवित्री है, बिरसिंहपुर सतना की। इनके बारे में यही कहा जाएगा कि ये संघर्षों में पली बड़ी है। नारी तू नारायणी इस विशेष कार्यक्रम में पहली प्रस्तुति इनकी होगी, जिसमें मणिमाला, मैं आपको बता रही थी कि आदर्श शिक्षिका के साथ या आदर्श माँ, आदर्श गृहिणी के साथ पूरे विंध्य क्षेत्र में स्वर सामग्री की माला मानी जाती हैं और नाम है मणिमाला। महिला दिवस के अवसर पर खबर भारत के लिए बिरसिंहपुर से हमारे संवाददाता सुनील कुमार तिवारी ने इनसे की खास मुलाकात। नारी तू नारायणी में आज हमारे साथ हैं एक स्वर साम्राज्ञी और शिक्षिका मणिमाला त्रिपाठी। ये शिक्षिका के साथ एक आदर्श माँ है, आदर्श कवित्री है, और उनसे ही पूछेंगे कि आखिर ये मणि और माला दोनों संभव कैसे हो पाया। क्या पाती हैं आज बेटियों को, और वास्तव में क्या है बेटियां, क्या कहेंगी आज संदेशा, क्या देना चाहेंगी आप? बेटियों के लिए मैंने कुछ लिखा है वो जी। भारत के भूमि की है आज शान बेटियां, भारत के भूमि की है आज शान बेटियां, रखेंगी अलग अपनी ये पहचान बेटियां, रखेंगी अलग अपनी ये पहचान बेटियां। चाहे हो रानी लक्ष्मी या दुर्गावती, चाहे हो रानी लक्ष्मी या दुर्गावती, रणभूमि का जौहर कटार बान बेटियां, रखेंगी अलग अपनी ये पहचान बेटियां। मणि मैं इस समाज के लोगों से क्या कहूँ, मणि मैं इस समाज के लोगों से क्या कहूँ, समझो न बोझ इनको ये मेहमान बेटियां, समझो न बोझ इनको ये मेहमान बेटियां, रखेंगी अलग अपनी ये पहचान बेटियां। एक तो विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना पूरा दिन, दूसरा कविताओं को लिखना, घर परिवार भी संभालना, ऐसी सारी चीजें संभव हो पाता है। ये विद्यालय और गीत कविता ये तो भाव के ऊपर डिपेंड है। भाव जब आते हैं तो अपने आप लेखनी उठ जाती है। और विद्यालय तो ठीक है, मेरी कर्मभूमि है, किंतु गीत ये मेरे भाव से, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना परिचय दूँ। पत्थर का मैं टुकड़ा, मणि में मात कहलाई, तुम्हारी ही इनायत है चमक जो मैंने पाई, करो स्वीकार चरणों में, लिख दो शायरी मुझको, समर्पित तुमको करने को ये मणिमाला मेरी आई, समर्पित तुमको करने को ये मणिमाला मेरी आई। जिस तरह से अभी हमने सुना, मणिमाला जी कवित्री, इतनी खूबसूरत खूबसूरत पंक्तियां उन्होंने सुनाई हमें।
तो आप भी चाह रहे होंगे कि मैं उनसे ज़रूर चर्चा करूं। अभी हमारे संवाददाता उनसे चर्चा कर रहे थे और ये खुश खबर आपको बताते हैं कि हम उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर खुद जुड़ चुकी हैं मणिमाला जी। बहुत बहुत स्वागत है मणिमाला जी आपका। और एक सवाल ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, हर महिला जो आज के समय में अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है, उसका सफ़र आसान नहीं रहा होगा। कितने संघर्षों से होकर गुजरी आप? नारी जीवन ही संघर्षों का एक मिला है, किंतु संघर्षों में भी कुछ करके नारी को अपने आप को साबित करना होता है। जी, बिना संघर्ष के विजय नहीं प्राप्त होती। बिल्कुल सही, बिना संघर्षों के जीत हासिल नहीं हो सकती। कैसा माहौल था जब आप इस क्षेत्र से जुड़ी? कवित्री होना मतलब लेखनी पर पकड़ बनाए रखने के लिए थोड़ा सा एकांत चाहिए होता है, अपने लिए समय चाहिए होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मीम टाइम। जब हम अपने लिए समय निकालते हैं तो शायद अपने उस अनुभवों को कलमबद्ध कर पाते हैं। क्या कुछ ऐसा ही आपके साथ रहा? जी हाँ, बिल्कुल। और एक तो ये कि जब हृदय में भाव उठते हैं तो अपने आप वो भाव जो हैं वो शब्द लेकर के ही प्रस्फुरित होते हैं जी। और जब मन में जो भी परिस्थितियां सामने आती हैं, हाँ, उन परिस्थितियों से या तो मन प्रफुल्लित होता है या दुखित होता है। बिल्कुल वो सही, भाव ऑटोमेटिक अपने आप मने निकलने लगते हैं। बिल्कुल। आप हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे ये कि अगर हम उपलब्धियों की बात करना चाहें, हालांकि पुरस्कार कलाकार के लिए कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी एक प्रथा की तरह है जो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि अब तक इस सफर ने आपको कितनी उपलब्धियां, कितने मुकाम दिलाए हैं? लगभग मैं देश में मैंने कई जगहों पर जा चुकी हूँ, किंतु जितना चाहिए उतना इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि मैं एक शिक्षिका हूँ। तो मेरा ज्यादातर समय जो है विद्यालय में जाता है जी। और दूसरा मैं हॉस्टल की अधीक्षिका हूँ। अच्छा। तो मैं 24 घंटे हॉस्टल में ही रहने के कारण मैं बाहर नहीं निकल पाती। जी, नहीं निकल पाती। जी। तो जितने भी अनुभव हैं दरअसल वो हॉस्टल में आप जिन लोगों से मिलती हैं, जिस तरह की आपको बालिकाओं से जो अनुभव होते होंगे, शायद उसी में कविता गढ़ दी जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हमने अपने दर्शकों को आपकी खूबसूरत कविताएं भी सुनवाई थी और दर्शकों से हमने वादा किया था कि हम जरूर उनसे भी बातचीत करेंगे। तो एक बार आपको हमारे दर्शकों की तरफ से, खबर भारत की टीम की तरफ से, मेरी तरफ से विशेष रूप से महिला दिवस की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरी तरफ से सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास और सारे उदाहरण हैं जो आपको शायद बताने होंगे। तो अगली जो मेहमान है दरअसल उनके बारे में यही कहना चाहेंगे कि लाख मेहनत करने पर भी ना रहता कोई आभारी, लाख मेहनत करने पर भी ना रहता कोई आभारी, हर घर में रहती है ऐसी ही एक नारी। मैं बात कर रही हूँ अर्चना बंसल जी की। वरिष्ठ समाज सेविका है, समाज की सेवा करना इन्होंने अपना लक्ष्य बनाया था, खुद की पहचान बनाई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारे साथ है डबरा की शख्सियत अर्चना बंसल जी, जिन वरिष्ठ समाज सेविका, इनसे खास बातचीत की खबर भारत से डबरा संवाददाता। आइए सुनते हैं। आज हम बात करेंगे इस नए दौर की, जहां 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन महिलाओं के बारे में जो समाज में अपनी प्रतिष्ठा छाप छोड़ चुकी हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो हमारे समाज को एक अच्छी दिशा देने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। हम बात करते हैं अर्चना बंसल जी से जो हमारे साथ मौजूद है। धन्यवाद। नारी ना तो अबला थी प्राचीन काल में भी, ना अभी है। वो तो पुरुष प्रधान देश के कारण उन्होंने नारी को, जब ये देखा कि नारी बहुत आगे बढ़ रही है, धुरी बनती जा रही है, तो पुरुष ने क्या किया, हर क्षेत्र में अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। देखा कि जहाँ पे नारी का हस्तक्षेप ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे क्या किया, कैप्चर करना शुरू किया नारी के क्षेत्र को। तो धीरे धीरे पुरुष प्रधान बनता गया और नारी को पीछे धकेलता गया। वैसे भारतीय परंपराओं में नारी कभी पीछे नहीं थी, पर मुगलों के आने के बाद में ये परंपरा हो गई कि नारी को घूंघट में रहना पड़ा उनके अत्याचारों के कारण, और फिर ये परंपरा बनती चली गई कि नारी अंदर घर के भीतर ही रहने लग गई और पुरुष प्रधान बनता गया। पर अब
नारी ने सोचा है वर्तमान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो वैसे वैसे नारी ने अपनी शक्ति को फिर से महसूस किया और वो आगे बढ़ना शुरू हुई। और मैं चाहती हूँ कि अब आप देख लीजिए कहाँ कहाँ नारी ने अपना कदम नहीं रख दिए। अंतरिक्ष में देखिए तो अंतरिक्ष में नारी पहुँच चुकी है। किसी भी क्षेत्र में, यहाँ तक कि अपनी भारतीय नारी की तो मैं बहुत प्रशंसा करूँगी कि उन्होंने अमेरिका जैसे देश में अपना परचम लहरा दिया। उप प्रधानमंत्री बन करके उन्होंने वहाँ पे अपना परचम लहराया। की ही उपलब्धियां हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अर्चना बंसल जी, जिनके बारे में अभी हम देख रहे थे, सुन रहे थे उनकी आवाज को, और उनकी आवाज अब खबर भारत से स्टूडियो से हम चर्चा करेंगे अर्चना जी से। बहुत बहुत स्वागत है अर्चना जी आपका। धन्यवाद जी। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको महिला दिवस की। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, पूरी महिलाओं को भी। बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे करती है, आप समाज सेविका है, आपने पितृसत्तात्मक सोच की बात की थी। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती जो है वो लैंगिक समानता मेरे को दिखाई दे रही है कि पुरुष के को देखते हुए महिलाएं, जो लड़कियों की कमी दिख रही है, वो समाज, आज मैं अपने बच्चे की बात करती हूँ जी, हर समाज की बात ले लीजिए आप जी, कि जब अब आज के लड़के 30-35 के ऊपर हो रहे हैं पर लड़कियों की कमी, तो इस साल जो महिला दिवस मनाया जा रहा है वो एक पॉइंट को लेके हर साल मनाया जाता है जी। तो इस साल भी जो महिला दिवस बनाया जा रहा है, हाँ, वो एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता की जरूरत महसूस करते हुए मनाया जा थीम रहा है, है। बिल्कुल थीम है इस बार की। तो सबसे मेन है अब ये उद्देश्य अपना कि अपने को इस समानता को भरना है, हाँ, और लोगों को जागरूक करना है कि अबॉर्शन के लिए उनको अबॉर्शन ना करवाया जाए। जो महिलाएं की दुश्मन है। आज मैंने अभी थोड़ा सा वक्तव्य दिया था एक कॉलेज में जी, तो उसमें यही बताया मैंने कि अगर सास बहू का साथ दे, हाँ, तो मजाल है पुरुष उसके ऊपर कुछ अत्याचार कर सके। तो बिल्कुल। इसलिए मैं बोलती हूँ लैंगिक समानता को खत्म करना है और इसके लिए अपने प्रयासरत रहना है। मतलब ये कि हमें एक दूसरे से मित्रता निभानी होगी। हाँ जी। तो महिलाएं जो आज देखने को मिलता है दहेज प्रथा, जो तारीफ की जा रही है महिलाएं, बिल्कुल, हाँ, तो मारी जा रही है, भ्रूण हत्या की जो बातें सामने आ रही हैं, कड़वी सच्चाई, उसको खत्म करना है। बिल्कुल सही। तभी ये समानता, लैंगिक समानता अपन कर सकते हैं और पुरुष वर्ग के समानता आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अंतर सिर्फ सोच में लेकर आना है। जी जी बिल्कुल, समानता का अधिकार तो मिल चुका है, बस सोच को और आगे बढ़ाते चला जाना है। और आपके कहे शब्दों के अनुसार जो मैं समझ पाई हूँ कि महिला दिवस पर हमें मित्रता को भी शामिल करना है। मित्रता को भी शामिल करना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। एक बार फिर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं खबर भारत की तरफ से। और अब अगली मेहमान की चर्चा करनी चाहूंगी, लेकिन उनसे पहले ये जरूर कहूंगी कि मुझ में कैद है जाने कितनी आजादियां, मुझ में कैद है जाने कितनी आजादियां, और आजादियों में भी कितनी कैद हूं मैं। नारी तू नारायणी। अगले इस सेगमेंट में हम बात करेंगे नेहा शाह, जो नायाब तहसीलदार मनावर हैं। लेकिन ये आसान नहीं था सफर उनका, क्योंकि इंदौर के एक मुस्लिम परिवार में जन्मी नेहा शाह, जो आज मनावर तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं, एक ऐसे समाज से आती हैं जहां शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाता है, बेटियों को बहुत कम पढ़ाया लिखाया जाता है। इन सब के बावजूद नेहा ने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और लक्ष्य तय किया। कुछ कर दिखाने की चाह ने इन्हें मनावर तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार के पद तक पहुंचाया। नेहा इस बात का पूरा श्रेय अपने माता पिता को देती हैं, अपने परिवार की पहली बेटी नेहा, जिन्होंने पढ़ाई कर ये मुकाम हासिल किया। खबर भारत मनावर के संवाददाता वाहिद मंसूरी ने इनसे की खास बातचीत।
काम है कि हम ऐसी महिलाओं के बारे में बताएं जिसने अपने जीवन में संघर्ष करके इस मकाम पर पहुंची है, तो कैसे पहुंची है, उनके लिए हम उनसे कुछ चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम नेहा शाह है। जो पढ़ाई की करके अपना उद्देश्य की पूर्ति करी है उसके बारे में बताएं। इस बारे में मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरी जो मदर है, मेरे जो फादर हैं, उन्होंने उनके जीवन की जो कमियाँ थी वो उन्होंने अपने बच्चों तक नहीं आने दी और उन्होंने हमें पूरे सपोर्ट के साथ जो है हमारी पढ़ाई पूरी कराई। पढ़ाई पूरी कराने के बाद उन्होंने हमें ये भी मोटिवेशन दिया कि नहीं, तुम और आगे भी कर सकती हो। समाज का प्रेशर तो खैर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा झेला है, क्योंकि जब मेरी नौकरी लगी तब मेरी उम्र काफ़ी थी, लाइक मैं 27-28 साल की हो गई थी और हमारे यहाँ इस उम्र में तो शादी बहुत जल्दी हो जाती है बेसिकली। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने उस प्रेशर को बहुत ज़्यादा झेला है। लेकिन हाँ, ये है कि आज वही घर वाले जो ये बोलते थे कि क्या करोगे लड़की को इतना पढ़ा कर, लड़का नहीं मिलेगा, इतनी पढ़ लिख जाएगी तो रिश्ते टूट जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कहीं ऐसा हुआ कि आपका मन डगमगा हो कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं या घर से लग जाऊं, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ मेरे साथ। तरह की समाज की कुरीतियां जो होती हैं वो महिला के सपने को पूरा करने नहीं देती। कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती समाज के बंधे बंधाए बंधन, जिसको हम बोलते हैं रीति रिवाज, प्रथाएं, जिनको नाम दिया गया है। चलिए, नेहा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और हम उनसे करेंगे चर्चा और कुछ महत्वपूर्ण सवाल उनसे करना चाहूंगी मैं। बहुत बहुत स्वागत है नेहा जी आपका। जी नमस्कार। नेहा जी, एक चीज जो आपकी बातचीत हमारे दर्शकों ने भी सुनी और उसके बाद ये जरूर सवाल उठता है, क्या वाकई समाज के बंधन, समाज की बंधी हुई सोच एक महिला को आगे बढ़ने से एक समय के बाद रोक देती है? जी हाँ, ये तो सारी ही महिलाएं मुझे लगता है इस चीज से इत्तेफाक रखती होंगी। हाँ। कि कहीं ना कहीं सेकंड सिटीजन का दर्जा हमको दिया जाता है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो नौकरी हो, हर चीज में जो है हमें रोकने की कोशिश की जाती है। जी बिल्कुल। चीजों से हर ही महिला जूझ रही है। एक और सवाल कर लेती हूँ आपसे, क्या ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाओं को अच्छा जीवन साथी नहीं मिल सकता, या इस सोच को अब तोड़ने की जरूरत है? देखिए, मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है कि एक मजबूत महिला के लिए एक मजबूत आदमी की जरूरत होती है। जब आदमी बहुत मजबूत होता है तो औरत अपने आप मजबूत होती है और औरत अपने आप सारी चीजें कर लेती है। और मैं इस मामले में बहुत ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि मेरा सपोर्ट सिस्टम जो मेरे हस्बैंड हैं जी, वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं और शायद उन्हीं की वजह से मैं आज इतना कुछ कर पाई हूँ। जी, मतलब एक महिला, जिस तरह से कहा जाता है कि एक आदमी की सफलता महिला पर निर्भर करती है, तो शायद एक महिला की सफलता पूरे परिवार पर निर्भर करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस मामले में कोई दो राय नहीं है कि एक महिला के पीछे उसके फादर, उसके ब्रदर, उसके हस्बैंड, सभी का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पूरी समाज से एक लड़की लड़ सकती है अगर उसके पीछे उसके फादर खड़े हों या उसके हस्बैंड खड़े हों। बिल्कुल सही बात है। वो अगर मिल जाए हमें, तो मुझे लगता है शायद पूरे हिंदुस्तान की काया हम बदल सकते हैं, क्योंकि हम 50% हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि घरों से निकलिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। बिल्कुल, और जो भी अड़चने आएंगी उनको पार करते जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, अड़चने तो आएंगी ही। बिल्कुल, मुझे लगता है महिलाएं तो अड़चनों के साथ ही पलती बढ़ती हैं और उन्हें ऊपर वाले ने इसी चीज के लिए ब्लेस्ड भी किया है शायद, कि वो ज्यादा चीजें झेल सकती हैं या वो ज्यादा चीजें टैकल कर सकती हैं बजाय पुरुष के। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। संभाल लेते हैं और जी, मल्टी टैलेंटेड, मल्टीटास्किंग। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं महिला दिवस की। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि उनके विचारों से अगर हम वाकिफ हों तो वाकई हमें आगे बढ़ना होगा, और जो भी बोलते ना अच्छे जो लोग होते हैं चलने वाले, उनका रास्ते भी इंतजार करते हैं। इसी कोट के साथ आगे बढ़ेंगे और एक खूबसूरत पंक्तियों के साथ अगली शख्सियत का परिचय कराएंगे कि फर्क देखिए, चिड़िया बड़ी होकर उड़ना सीखती है। फर्क देखिए, चिड़िया बड़ी होकर उड़ना सीखती है और बिटिया बड़ी होकर कैद रहना।
कृषि सखी के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। अनूपपुर जिले के पिछड़ा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र पुष्पराजगढ़ के छोटे से गांव सोनियामार की रहने वाली हैं चंपा सिंह, जिन्होंने कम उम्र में ही आजीविका मिशन से जुड़कर कृषि सखी के रूप में अपने क्षेत्र में नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी जाकर लगभग 5000 महिलाओं को जैविक कृषि के लिए प्रशिक्षित कर पुष्पराजगढ़ का नाम रोशन किया। इन्हें ब्लॉक स्तर के अलावा जिला और प्रदेश स्तर से भी कई प्रशस्ति पत्र मिल चुके हैं। चंपा की मेहनत काबिलियत को देखते हुए भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी वर्चुअल संवाद किया उनके साथ। खबर भारत के लिए संवाददाता नरेंद्र दुबे ने की चंपा सिंह से खास मुलाकात। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन पर हम एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराएंगे जिसने एक महिला होने के बावजूद भी इस क्षेत्र में नहीं अभी तो पूरे मध्य प्रदेश में एक अलग ही पहचान बनाई है। आइए हम जानते हैं उनकी कहानी, उनकी जवानी। नमस्कार, मेरा नाम चंपा सिंह, ब्लॉक पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश। मैं आजीविका मिशन में जुड़कर कृषि सखी का मैंने ट्रेनिंग ली और भोपाल से मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की। ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली इन जगहों में जाकर मैंने 5000 महिलाओं को जाकर मैंने जैविक खेती पर प्रशिक्षण दी। मैं कृषि सखी बनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई क्योंकि मुझे माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी से बात करने का जो अवसर प्राप्त हुआ। मेरे जीवन में ऐसे संघर्ष तो बहुत आए और संघर्ष ही एक जिंदगी की नई पहचान है। जीवन में जब तक संघर्ष नहीं आती है तब तक नई पहचान नहीं मिलती है। मैं और आगे महिलाएं और दीदियों से मैं यही कहना चाहूँगी कि जीवन में कितनी भी संघर्ष आए, संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। संघर्ष ही एक नई पहचान लाती है। मुझे कृषि सखी का उत्कृष्ट कार्य करने के बाबत मुझे एक पुरस्कार भी, अवार्ड भी मुझे मिला है, जो कि भोपाल से मुझे 5 मई को मिले थे। और कौन से पुरस्कार? अपने जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर मुझे उत्कृष्ट कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु मिले हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उत्कृष्ट कार्य करने हेतु मुझे शाबाशी दी, वो मेरे लिए बहुत ही एक अवार्ड से बढ़कर भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, भीड़ में अलग पहचान बनाकर और जब दिग्गजों से आपको बधाइयाँ मिलती हैं, आपके काम की सराहना मिलती है उस समाज में, तो बोलते ना कि गर्व से सर ऊंचा हो जाता है। हम बात करेंगे कृषि सखी से, जो अभी हम सुन पा रहे थे, अब वो हमारे साथ फोन लाइन पर भी और हमसे चर्चा करेंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चंपा सिंह जी हमारे साथ हैं, जिन्हें कृषि सखी के रूप में पहचान मिली। चंपा जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको महिला दिवस की। थैंक यू मैम। कृषि सखी बनने से पहले और बनने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? मैम, कृषि सखी बनने के पहले जो स्थिति वो बहुत ही गंभीर रूप से अच्छी नहीं थी स्थिति, और कृषि सखी बनने के बाद जो मेरे जीवन में परिवर्तन आए, एक बहुत ही खुशी की जिंदगी लेके आई, एक नई पहचान लेके आई मेरी। जो पहले मेरी एक गुमनाम नाम थी, मेरी कोई पहचान नहीं थी। बिल्कुल, आपने कहा भी कि संघर्ष से पहचान बनती है। जी 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 बिल्कुल। सबसे बड़ी दिक्कत आपको कौन से पड़ाव पर आई और आपने उस दिक्कत को कैसे पार किया? सबसे बड़ी संघर्ष मेरे जीवन में, कम उम्र में ही मेरे पापा का देहांत हो गया जी। वो तो मेरे लिए सबसे बड़ी ही संघर्ष थी। उसके बाद कम उम्र में ही मेरी शादी हो गई। शादी के 2 महीने बाद ही पति का देहांत हो गया। ये मेरे लिए और ही दुखद हो गया मेरे जीवन में। बहुत बड़ी संघर्ष थी, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। जीवन में ये होता रहता है करके मैं आगे कृषि सखी बनने के बाद मैं काम करना शुरू की। और फिर बहुत से ऐसे हम आदिवासियों को बाहर जाने से, आने से रोक टोक होती है हमको कि बाहर लड़कियों को नहीं भेजना चाहिए। ये बहुत ही हमारे आदिवासियों में होता है, गांव के क्षेत्र में। बिल्कुल। लेकिन इन चीजों को मैं अपने माइंड में नहीं लेते हुए, ना ही तो मेरी मम्मी ये बातों को नहीं ली, और मुझे बाहर आने जाने की इजाजत दी, जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन जगहों में जाकर मैंने जैविक खेती का प्रचार प्रसार महिला किसानों के साथ की, सिखाई उन्हें। ये मेरे जीवन की बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि है जो आजीविका मिशन में जुड़कर मुझे मिला और एक नई पहचान मिली।
जी बिल्कुल, आप अपनी पहचान को आगे बढ़ाती जाएं और ऐसे कई पुरस्कार आपकी झोली में आए, यही शुभकामनाएं देना चाहेंगे हम इस महिला दिवस पर। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चंपा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि संघर्ष से ही जिंदगी चलती है, सच है। ऐसे ही अगर अलग अलग शख्सियतों की हम बात कर रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण शख्सियत की जो पंक्तियां हैं उनसे आगे बढ़ेंगे हम। जानी मानी समाज सेविका रही हैं वो, अब इस दुनिया में नहीं है, हाल ही में हमने उनको खो दिया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए, उनके उत्थान के लिए काफी काम किया। मैं बात कर रही हूँ कमला भसीन जी की, जिन्होंने कहा था कि ऐसी औरतें भी हैं जो दूसरी औरतों के साथ गलत करती हैं, तो वहीं ऐसे मर्द भी हैं जो औरतों के लिए अच्छा करना चाहते हैं। समस्या मर्द होने में नहीं, सोच में है। मधु मंडलोई हमारी अगली नारी तू नारायणी की शख्सियत है, शिक्षिका है, समाज सेविका है। और हमारे शास्त्रों में जो नारी की परिभाषा दी गई है, महिमा का जो वर्णन किया गया है, हमारी भारतीय संस्कृति और समाज में नारी का एक विशेष गौरवपूर्ण स्थान है, ये वो मानती हैं। और कहा जाता है कि एक सफल व्यक्तित्व के पीछे भी एक नारी का योगदान होता है। एक बेटी, बहन, पत्नी, माँ, आदर्श गृहिणी के रूप में एक श्रेष्ठ समाज का सृजन करती है। आइए मिलते हैं सुजालपुर की एक सेवानिवृत्त शिक्षिका मधु मंडलोई से। मधु मंडलोई महिला सामाजिक संस्था उड़ान का भी संचालन करती हैं और हाल ही में भाजपा नगर महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनाई गई हैं। सुजालपुर की सशक्त महिला शक्ति मधु मंडलोई के साथ खबर भारत सुजालपुर के संवाददाता पिंटू सोनी ने की खास मुलाकात। नारी तू नारायणी में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। तो हम बात करते हैं मधु मंडलोई से। तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि वर्तमान में आप कौन कौन सी समाज सेवी संस्थाओं में कार्यरत हैं और आपकी समाज सेवी संस्थाएं महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित करती हैं? इस शासकीय सेवा में रहते हुए मैं हमेशा ही बालिकाओं के टच में रहती थी, क्योंकि वो गर्ल्स स्कूल हुआ करते थे। तो मेरे मन में तरह तरह की भावनाएं उन लोगों को सुविधा देने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए रहता था। फिर आगे चलकर जो समाज की संस्था हुई तो उसमें मैंने अनेक संस्थाएं जो धार्मिक भी रहीं, जिसमें कि महिलाओं का जुड़ाव रहा, तो साथ ही जो सामाजिक संस्थाएं जैसे प्रयास है, और प्रमुख रूप से हमने पहले 10 साल बिना किसी संस्था के काम किया, परंतु हमारी उड़ान संस्था पिंटू जी, जो कि हमने रजिस्टर्ड करवाई, और हमने समाज में जो हमारी शासन की योजनाएं हैं उनको लेकर हम लोग सतत कार्य करते रहे। प्रमुख जो रहा वो हमारा दिव्यांग बच्चों के साथ रहा, साथ ही महिलाओं में जो रूढ़िवादिता की जागरूकता पैदा करना हमारा प्रमुख उद्देश्य रहा, और उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम मधु मंडलोई जी। बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू जी। खबर भारत न्यूज चैनल को मैं हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू मैम। और चलिए अब वक्त है उनसे चर्चा करने का, जिनके बारे में अभी हम देख रहे थे, सुन रहे थे, जान रहे थे उनकी बातों से, उनके विचारों को। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर मधु मंडलोई जी, समाज सेविका हैं, शिक्षिका हैं, उड़ान का संचालन कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है मधु मैम। जी धन्यवाद मैडम। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आप जिस तरह से उड़ान का संचालन कर रही हैं, कई बच्चियों के लिए आपने काम किया है, और एक शिक्षिका बनकर आपने जो उनके जीवन को संवारा। एक शिक्षिका बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है बच्चियों के जीवन में। जी एक सवाल करती हूँ आपसे, उड़ान ने किस तरह से बच्चियों के पंखों को मजबूत बनाया और ऊंची उड़ान में उनका सहयोग किया? जी, क्योंकि प्रारंभ से मैं शिक्षिका होते हुए और प्राचार्य के पद पर आई। हाँ। तो जैसा आप जानते हैं कि जब पद मिलता है तो उसका हम अपने मन की भावना के अनुसार अच्छे कामों में अधिक अपनी ऊर्जा लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो निश्चय ही मैंने बच्चियों को शैक्षणिक रूप में तो उनको संवारा ही, साथ ही उनकी जो उनको स्किल थी उनकी, उस तरफ मैंने शुरू से ही ध्यान दिया। जो बच्चियां जिस क्षेत्र में रुचि रख रही थी, भले ही वो उनकी खेल की प्रतिभा हो अथवा उनका हस्तशिल्प का कुछ हो या फिर उनका विज्ञान में रुचि हो, तो इस संबंध में मैंने उनको तरह तरह के आयोजन, कंपटीशन और उनके लिए कैरियर गाइडेंस की भी उनको सहयोग देकर
उनकी प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास किया है। जी जी, एक सवाल आपसे करती हूँ, चूंकि आप शिक्षिका हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आपने लंबे समय तक काम किया है, एक शिक्षित स्त्री कैसे परिवार को संवार सकती है, कैसे अपनी पहचान बरकरार रख सकती है, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकती है, कितना जरूरी होता है एक स्त्री का शिक्षित होना? बहुत ही सुंदर प्रश्न किया आपने और मैं अपने आप में इससे बहुत संतुष्ट हूँ और ऐसा संदेश मेरी अन्य बहनों को भी मैं देती रही हूँ कि एक तो परिवार का सहयोग, हाँ, परिवार के सहयोग के साथ साथ जितनी भी हमारी सकारात्मक भावनाएं हैं उनमें हमारे आस पड़ोस और समाज का सहयोग मिलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। जो कि समय हमें मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट प्रमुख रूप से देखना होता है, हाँ, कि हम कम समय में अधिक उपलब्धि कैसे हर क्षेत्र में कर सकते हैं और वह स्वयं पर ही निर्भर करता है। तो मुझे काफी जगह से टाइम मैनेजमेंट के लिए विशेष मिलती रही है। वो स्वयं ही अपने को निर्धारित करना पड़ता है कि हमें अपने बच्चों को कितना टाइम देना है, वो संतुष्ट रहे, पति, अपने वरिष्ठ जन, और अगर वो अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में होता है तो निश्चय ही उन लोगों की शुभकामनाएं और आशीर्वाद हमारे काम के लिए नया रंग लाती है। दीदी जी बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं तो आपके साथ हैं। आप इस तरह से सारी ही बच्चियों का, सारी ही स्त्रियों का जो भी उड़ान से जुड़ी हुई हैं, वो एक नए भविष्य की तरफ आगे बढ़े, यही शुभकामनाएं दूंगी। और जाने से पहले आपको महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने भी मेरी ऊर्जा और उत्साह बढ़ाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। महिला मंच की बहनों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से वाकई उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया कि अगर एक व्यक्ति को पढ़ाओगे तो शायद, एक आदमी को पढ़ाओगे तो वही शिक्षित होगा, लेकिन अगर एक स्त्री को पढ़ाओगे तो पूरा परिवार शिक्षित हो सकता है। ये कहा है महात्मा गांधी जी ने। खैर, आगे बढ़ते हैं खूबसूरत पंक्तियों के साथ कि घर की स्त्री समझदार ना हो तो घर टूट जाता है। आपने सुना होगा ना, अक्सर घर के टूटने का जो ठीकरा फोड़ा जाता है महिलाओं पर कि घर की स्त्री समझदार ना हो तो घर टूट जाता है और पुरुष समझदार ना हो तो स्त्री टूट जाती है। मैं बात कर रही हूँ अनामिका जैन की। नारी तू नारायणी में हम मुलाकात करेंगे ऐसी ही एक महिला से। परिवार के सहयोग ने अनामिका को हिम्मत दी। अनामिका जैन सामाजिक कार्यकर्ता, एक ऐसी महिला जो मंदसौर के रहवास देवड़ा रोड स्थित लावारिस विक्षिप्त महिला आश्रय गृह विगत 3 सालों से वे चला रही हैं। ऐसी महिलाएं होती हैं जहां जो भटकी हुई रहती हैं, जो किसी कारणवश घर से बाहर निकल जाती हैं, उन्हें इस आश्रय, इस गृह में पनाह मिलती है। उनको इलाज करवाया जाता है उनका इस गृह में लाकर। सुधार होने पर उनके परिजनों को पता लगाकर उन्हें सकुशल घर भी भेज दिया जाता है। खबर भारत से संवाददाता शुभम चौहान ने बात की अनामिका जैन से। काफ़ी समय से अनामिका जैन जो काफ़ी समय से परिश्रम करते आ रहे हैं, जहाँ देखा जाए तो कितनी भी एक लावारिस महिला है जिनको लेकर के यहाँ पे आते हैं, इनसे चर्चा करें किस तरीके से पूरा बताएं। इस विक्षिप्त महिला आश्रय का हम लोग, हमारी संस्था संचालित करती है अनामिका जन कल्याण सेवा समिति के नाम से, जो रोड पर लावारिस विक्षिप्त महिलाएं घूमती उन्हें आश्रय देती हैं और ये 3 साल से इस आश्रय गृह को संचालित करते हो चुके हैं। उसके समाज सेवा के क्षेत्र में मुझे 17-18 वर्ष हो चुके हैं। इसमें कितने महिलाएं ऐसी है जो अभी सही होकर जी चली गई है और कितनी? वैसे देखा जाए तो 23-24 महिलाओं को हमने पुनर्वास किया जो कई सालों से मिसिंग थी। परिवार से किसी टेंशन से घर छोड़ देना और अपनी याददाश्त चली जाना, उन लड़कियों को हम लाकर ठीक करते हैं और गूगल के माध्यम से उनको परिवार तक पहुंचाते हैं। पुलिस के माध्यम से हम उन्हें परिवार तक पहुंचाने का काम करते हैं। जो कई लॉन्ग टाइम से दूर है किया, उनको 17 लड़कियों को हमने दूर किया, अपने परिवार से मिलाया है। बाकी 1-2 दिन वाली महिला मिसिंग को हमने भी अगर शामिल करें तो 24 महिलाओं को हमने पुनर्वास करवाया है। चलिए, अनामिका जैन कि हम उनके विचार जान रहे थे, किस तरह से वो अपनी संस्था को आगे बढ़ा रही हैं। 24 महिलाओं का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन उनका ये सफ़र वाकई आसान नहीं रहा होगा। किस तरह से उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा और किस तरह से महिलाएं उनके संपर्क में आती है या उनकी जो संस्था है वो महिलाओं तक पहुंचती है। अनामिका जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम, ढेर सारी शुभकामनाएं और इट्स ऑनर, बहुत सम्मान की बात है कि आप हमारे साथ खबर भारत में इस समय फोन लाइन पर जुड़ी हैं। बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं। एक सवाल मन में उठ रहा था जब हम आपके बारे में सुन रहे थे, ये जो विक्षिप्त महिलाएं हैं,
कहाँ से कैसे आप उनको खोजती हैं, किस तरह से आप उन्हें वापस अच्छा करने के बाद, उनको स्वस्थ करने के बाद उनके परिवारों से मिलवा देती हैं? जी जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। विकसित लावर शिक्षित महिला आश्रय का संचालन करती हूँ, जैसा कि आप जानते हैं। कुछ टाइम जब शुरुआत करती हूँ खुद कहीं ना कहीं लोगों को पता चल जाता है कि महिलाएं घूम रही है। और आज वर्तमान में पुलिस के द्वारा हमारे कुछ समाज से साथ जुड़े हुए जी देख के तो तुरंत हमें कॉल कर देते। पुलिस प्रशासन की मदद से जी महिलाओं को अपने आश्रय में आश्रय देने का कार्य वो संस्था कर रही है लगातार। जी मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि इस वक्त आपको सभी लोग सुन रहे हैं, सभी इस वक्त हमारे कार्यक्रम, इस लाइव कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, अगर आपका कोई टोल फ्री नंबर है मैम, या ऐसा कोई नंबर है जिससे इस वक्त आपको सुन रहे होंगे, अगर हमारे आसपास अगर कोई इस तरह की महिला पाई जाती हैं और अगर हम उन्हें आप तक पहुंचा पाएं तो शायद हम भी एक भागीदार बन पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, यही नंबर है जो मेरा सब जगह है, जो जिस पर बात चल रही है, 9981590661। जी जी मेरा नंबर है। कहाँ भी इस प्रकार की महिलाएं दिखती है तो तुरंत हमने संपर्क कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और महिला दिवस की आपको अनेक शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और बोलते हैं ना, लास्ट बट नॉट दी लिस्ट। जी हाँ, ये अंतिम कड़ी नहीं है, इस कड़ी को हम जोड़कर रखेंगे। फिलहाल तो हम चर्चा करेंगे हमारी अगली शख्सियत के बारे में। एक शिक्षित महिला अपने फैसले खुद लेने की ताकत रखती है, इसका एक उदाहरण विदिशा में है। नारी तू नारायणी, इसमें हम बात करेंगे अब स्वामी दीक्षानंद सरस्वती, योग गुरु। विदिशा की रहने वाली है ये स्वामी दीक्षानंद सरस्वती। विदिशा शहर के लिए कोई नया नाम नहीं है। वे पिछले 28 सालों से विदिशा ही नहीं, देश और विदेश में योग की शिक्षाएं दे रही हैं। योग के प्रति उनके समर्पण को हम इससे समझ सकते हैं कि उन्होंने बचपन से ही अपना पूरा जीवन योग को समर्पित कर संन्यास लेने का संकल्प ले लिया था और 2011 में विधिवत रूप से संन्यास धारण भी कर लिया। गुरु हिमालय योगी स्वामी वेदानंद सरस्वती की शिष्या रही स्वामी दीक्षानंद सरस्वती, जो सहायक प्राध्यापक योग विभाग SSL जैन कॉलेज विदिशा में अपनी सेवाएं दे रही हैं। इनसे खबर भारत के विदिशा संवाददाता संजीव साहू ने की खास बातचीत। अपना संपूर्ण जीवन योगा के नाम समर्पित कर दिया और आज भी वो लोगों को यहाँ विदिशा शहर में योग की शिक्षा निःशुल्क प्रदान कर रही हैं। उनका नाम है स्वामी दीक्षानंद सरस्वती जी। तो हम उनसे मुलाकात करते हैं और बात करते हैं, वो अपने जीवन के बारे में क्या बताना चाहेंगी, क्या उनके उद्देश्य रहे, इस बारे में उनसे चर्चा करते हैं। जी, आपके बारे में बताएं, नाम बताते। मैंने योग में PhD किया और अपने गुरुदेव के मार्गदर्शन में 13 साल की उम्र से ही योग अभ्यास कर रही हूँ। उन्हीं से सब सीखा है और हम शिवानंद आश्रम ऋषिकेश दिव्य जीवन संघ बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर संस्थान से जुड़े हुए हैं, उस परंपरा के सन्यासी हैं। जी, तो आपके मन में संन्यास का विचार कैसे आया? स्वाभाविक बात है, जब हम एक सन्यासी के बीच में सानिध्य में रहे और उनके साथ ही हमने बहुत समय अपना निकाला, व्यतीत किया और हम उनके साथ योग 13 साल की अवस्था से योग का प्रशिक्षण देने के लिए, योग का प्रदर्शन के लिए, डेमो के लिए जाया करते थे। तो इसी बीच में एक हमारी धुन बन गई कि नहीं, योग सिखाना है, क्योंकि जब हम लोगों को देखते थे बहुत छोटी छोटी बातों से उनकी जो दिनचर्या है, नहीं जानते हैं कि एक अच्छी दिनचर्या क्या होती है। आज से हम ये बात कर रहे हैं 23 साल पहले की। जी 23 और बल्कि 94 में हमने अपने गुरुदेव से दीक्षा ली। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं कि 94 26 ईयर्स। हाँ, तो हम इसमें सन 94 की आप बात कर रहे हैं, तो उस टाइम विदिशा में योग का तो कोई प्रचलन था ही नहीं। तो आपको अपना आश्रम या योगा क्लासेस स्थापित करने में क्या क्या समस्याएं आई उस टाइम? हाँ, ये बात आपने ठीक कही कि योग का प्रचलन कम था, योग का चलन कम था, लोगों को बहुत मोटिवेट करना पड़ता था। लेकिन ये बात है कि विदिशा एक जागरूक जगह है। यहाँ का वातावरण कुछ ऐसा कि सभी तरह की संस्थाएं, विभिन्न संप्रदाय, यहाँ पर संप्रदायों के लोग, भगत यहाँ मौजूद हैं। तो हमने भी यहीं विदिशा में ही रहकर अपना योग सीखा है। बिहार स्कूल ऑफ योग से, उस संस्थान से हर साल सन्यासी आया करते थे और योग शिविर का अच्छा आयोजन होता था। स्वामी जी यही कहेंगे हम इन्हें,
योग गुरु, योग ट्रेनर, योग प्रशिक्षक, योग के बारे में हमने बहुत कुछ जाना उनसे। हम उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं स्वामी दीक्षानंद सरस्वती जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हरिओम। मैं आपको संबोधन स्वामी जी के साथ ही करूंगी। तो स्वामी जी, हमने आपके द्वारा ये जाना कि किस तरह से योग का हमारे जीवन में महत्व है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, हर तरह के स्वास्थ्य में योग की बड़ी भूमिका है। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है। उस उम्र, चूंकि आज हम महिला दिवस मना रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं देती हूँ और अब इस आधार पर सवाल रखती हूँ। आपको भी महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी स्वामी जी, जिस उम्र में जब बेटी जन्म लेती है एक परिवार में, तो परिवार उसके विवाह की चिंता शुरू कर देता है जन्म लेने के साथ ही। आपने उस उम्र के साथ ही, जब बढ़ती उम्र के साथ ही ये तय कर लिया था कि आपको सन्यासिनी बनना है, क्योंकि आपने बताया बातचीत में कि आप जिनके सानिध्य में थी वहां से ये विचार पनपा था। परिवार ने स्वीकार किया था एक बेटी का, जहां विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं एक उम्र के बाद, वहां उसके सन्यासी बनने की तैयारी शुरू हो गई थी। हाँ, थोड़ा मुश्किल तो होता है ये नई विचारधारा को स्वीकार करना। ये भी एक विचारधारा है भारत की। हाँ। लेकिन माता पिता खुद योगाभ्यासी थे, इस परंपरा से परिचित थे जी। तो उतना हमको संघर्ष नहीं करना पड़ा। तो ये कह सकते हैं कि हमारा जो बेस था, हमारा जो अध्यात्म बल था, वो थोड़ा अच्छा था। माता पिता का जो अध्यात्म बल था, उन्हीं की प्रेरणा से हम इस मार्ग में आगे बढ़े। क्या आपके परिवार में इससे पहले भी इस तरह के उदाहरण रहे हैं, या आप एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्होंने न सिर्फ संन्यास के क्षेत्र को चुना बल्कि योग के क्षेत्र में भी परचम लहरा रही हैं? पारिवारिक तो परिवेश में ऐसा नहीं था, हम प्रथम ही थे, बल्कि विदिशा जिला जो है वहाँ पर जो अपनी सम्राट अशोक की नगरी, विदिशा नगरी में संघमित्रा और महेंद्र, उनके जो 2 बच्चे हुए, उन्होंने अपने धर्म प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यहाँ से श्रीलंका गए। उसके बाद जो लंबा अंतराल गैप हुआ, उसके बाद ये कह सकते हैं 21वीं सदी का ये प्रथम संन्यास था हमारा। बहुत सारी शुभकामनाएं। हमको प्रेरणा हमारे गुरुदेव जो ऋषिकेश शिवानंद आश्रम है जी, वहाँ, और एक और दूसरी हमारा जो मेन आश्रम है, वहाँ पर भी बहुत काफी महिलाएं सन्यासी हैं, तो वहाँ से हमको प्रेरणा मिली। जी, इस महिला दिवस पर क्या आप कोई खास संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को? महिलाओं को कि परिवार की वह धुरी होती हैं, वह अपने जीवन को दिव्य बनाए। अपने जीवन को दिव्य बनाने के लिए उनको थोड़ा पुरुषार्थी होना होगा। ठीक है। अपने आत्मबल को, अपने दृढ़ इच्छा शक्ति को ऊंचा रखना होगा। उसके लिए सबसे अच्छा साधन है योग, जो हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक बल को ऊंचा पहुंचाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए स्वामी जी, और आपको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम चर्चा कर रहे थे स्वामी दीक्षानंद सरस्वती जी से, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि वाकई हमें एक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना होगा, और इसी लक्ष्य के साथ थोड़ा सा विद्रोही भी बनना पड़ेगा, कहीं ना कहीं विरोध भी जाहिर करना पड़ेगा। क्योंकि ये पंक्तियां जो मैं अब आपको सुनाने वाली हूँ, इंजीनियर साक्षी शंखधर, उन्होंने लिखी है खूबसूरत पंक्तियां, काफ़ी चर्चा में आई थी। बस मैं दोहरा देती हूँ उसको कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस जमाने से आगे निकल सकती हूँ, बड़े हैं सपने मेरे, ऊंची है ख्वाहिशें, अपनी ताकत से किस्मत बदल सकती हूँ, कहते हैं लोग कोई पहचान नहीं तेरी, मायके में पापा से, ससुराल में पति के नाम से जानी जाती है तू, अनजान है मेरे हुनर से वो, मैं अपनी कलम से इतिहास बदल सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जहाँ की नज़र में सफ़र है मेरा बस इतना, पीहर से ससुराल, ससुराल से पीहर, अरे कोई बता दो सबको, मैं आसमां का सफ़र भी तय कर सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। जिनको करना है अपने सपनों पर फतेह, वो मजबूरियों और तानों से डरते नहीं, अभी दुर्गा के रूप में मैं हूँ, वक्त आने पर काली भी बन सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस जहां से आगे निकल सकती हूँ। नारी तू नारायणी, इस प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को महिला दिवस की अनेक शुभकामनाएं। मुझे यानी क्रांति प्रिया को यही दीजिए इजाजत। नमस्कार।